स्वागत है दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है नालंदा गुरुकुल YouTube चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का कोर्स पढ़ रहे थे बिल्कुल बेसिक से। तो लेक्चर 1 कंप्लीट कर लिया गया था जिसमें हमने पढ़ाया था एटम। ठीक है, परमाणु के बारे में बताया था कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं, प्रोटॉन कहाँ पे होते हैं और न्यूट्रॉन कहाँ पे होते हैं। एकदम बेसिक का क्लास था, पहला क्लास। और आज चैप्टर नंबर 2 है। यहाँ पे हम लोग सीखेंगे प्रतिरोध। ठीक है, क्या सीखेंगे? रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध निकालना सीखेंगे। हम लोग किस प्रकार से प्रतिरोध निकाल सकते हैं उसको यहाँ पर हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों ने इस यूट्यूब चैनल को पहली बार देखा है तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको जो PDF दिख रहा है ना, रंग बिरंगा PDF दिख रहा है, आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ये PDF आपको मिल जाएगा फ्री में। और PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, जैसे इस फोटो में आप ध्यान से देखिए, यही स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट। जैसे इस फोटो में ध्यान से आप देख सकते हैं, ये एक पाइप है, उसमें से करंट क्या है जाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, एक पाइप है, उसमें से करंट जाने का प्रयास कर रहा है। वोल्टेज को क्या कर रहा है? मदद कर रहा है, धक्का दे रहा है। ठीक है, ये हेल्प कर रहा है। वोल्टेज क्या कर रहा है? करंट को मदद कर रहा है। वही प्रतिरोध क्या कर रहा है? तो करंट का विरोध कर रहा है। प्रतिरोध क्या कर रहा है? करंट का विरोध कर रहा है, जाने नहीं दे रहा है। ठीक है, उसको बांध के रख रहा है। तो यही मतलब होता है प्रतिरोध का दोस्तों। प्रतिरोध का मतलब यही होता है कि वो जो करंट जा रहा है उसको क्या करेगा? विरोध करेगा। ठीक है, चलिए, तो ये लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 पहले ही ले लिया है। तो जिन बच्चों ने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है वो लेक्चर नंबर 1 देखिए, फिर लेक्चर नंबर 2 आइए, तो पूरा सीक्वेंस में रहेगा। ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल नालंदा गुरुकुल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह का कंटेंट आपको अब रेगुलरली मिलने वाला है। ठीक है, इस तरह का कंटेंट आपको रेगुलरली मिलने वाला है, इसलिए नालंदा गुरुकुल चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? प्रतिरोध। क्या निकालना सीखने वाले हैं? तो प्रतिरोध निकालना सीखने वाले हैं। तो आइए, तो दोस्तों प्रतिरोध क्या है? तो प्रतिरोध जो है पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण क्या करता है? वो विद्युत धारा के प्रवाह को विरोध करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आपको पता होगा कि ओम्स लॉ क्या होता है। ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम कहता है भाई V इजिकल टू आई आर। V इजिकल टू आई आर, ये ओम का नियम है। ठीक है, ओम का नियम क्या है? V इजिकल टू आई आर। ओम्स लॉ बोलते हैं या फिर ओम का नियम बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, जिसमें क्या देखने को मिल रहा है भाई कि वोल्टेज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। ठीक है, या फिर यूँ बोलें कि करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। ठीक है, क्या बोलें कि करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते जाइएगा वैसे वैसे क्या होगा? करंट बढ़ता जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर साफ साफ दिख भी रहा है कि वोल्टेज क्या कर रहा है? करंट की मदद कर रहा है। वोल्टेज क्या कर रहा है? करंट की जो है मदद कर रहा है। वोल्टेज क्या कर रहा है? तो करंट की जो है मदद कर रहा है, करंट को धक्का दे रहा है आगे की डायरेक्शन में। और प्रतिरोध क्या कर रहा है? तो करंट का विरोध कर रहा है, करंट को रोकने का प्रयास कर रहा है। तो यही अंतर है वोल्टेज और प्रतिरोध में। प्रतिरोध जो है उसका विरोध करता है विद्युत के प्रवाह का, लेकिन वोल्टेज क्या करता है? सपोर्ट करता है। क्या करता है? सपोर्ट करता है। चलिए, आगे के बिंदुओं पर ध्यान दे देते हैं। अगला क्या है? इसका जो एसआई यूनिट होता है दोस्तों, या फिर इसका प्रतीक जो होता है उसको आर से दर्शाते हैं, और इसका एसआई मात्रक जो होता है उसको ओम से दर्शाते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो प्रतिरोध जो है दोस्तों कुछ इस प्रकार से दिखता है। ठीक है, अगर आप प्रतिरोध देखेंगे ना सर्किट्स वगैरह में, तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखता है। जब भी आप प्रतिरोध देखने जाएंगे ना, जब भी आप बाजार से प्रतिरोध खरीदने जाएंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको प्रतिरोध मिलेगा। ठीक है, तो ये सब प्रतिरोध है। इस प्रतिरोध में आप देख रहे हैं ना, तो कलर कोडिंग किया हुआ है। देखिए, यहाँ पे 4-5 बैंड बना हुआ है, 1 बैंड, 2 बैंड, 3 बैंड, 4 बैंड, 5 बैंड, और सबका कुछ कलर किया हुआ है। ठीक है, तो इस बैंड की मदद से आप पता कर सकते हैं कि इसका प्रतिरोध का मात्रा जो है क्या होगा। ठीक है, इस बैंड की मदद से आप पता कर सकते हैं कि इसका प्रतिरोध की मात्रा क्या होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिकल प्रतिरोध की बात करेंगे, विद्युत प्रतिरोध की बात करेंगे, तो बिल्कुल इस प्रकार से दिखेगा। ठीक है, इस प्रकार से दिखेगा। चलिए, तो प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? अब हम प्रतिरोध के फार्मूला के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में? तो प्रतिरोध का आखिर फार्मूला क्या होगा उसके बारे में हम लोग अभी बात कर लेते हैं। ठीक है, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला है। तो प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या है भाई? तो R इजिकल टू क्या होता है? तो रो। ठीक है, R इजिकल टू क्या होता है दोस्तों? तो रो L/A। R इजिकल टू रो L/A। ठीक है, धीरे धीरे सब कुछ सीखेंगे।
तो आर क्या हो गया दोस्तों, तो ये प्रतिरोध हो गया। आपको पता है कि प्रतिरोध को हम लोग आर से दर्शाते हैं। एल क्या हो गया, तो एल हो गया क्या, एल क्या हो गया दोस्तों, तो एल हो गया लंबाई। एल क्या हो गया, एल हो गया आपका लंबाई। ठीक है, एल क्या हो गया, लेंथ हो गया, लेंथ ऑफ कंडक्टर, चालक की लंबाई। ठीक है, जैसे आप दिखाया ना, ये चालक है या कंडक्टर है, ये चालक है या कंडक्टर है, तो इसकी लंबाई हो गया एल। ठीक है, तो दोनों ही भाषा में हम लोग कंफर्टेबल रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ये क्या हो गया दोस्तों, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, यहाँ पे देख रहा है ना एरिया, ये वाला एरिया हो गया ये। ठीक है, जिस एरिया से करंट जो है जाएगा उसी को यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोल रहे हैं या फिर क्षेत्रफल बोल रहे हैं। तो समझ में आ रहा है। और रो क्या है दोस्तों, तो रो को बोलते हैं प्रतिरोधकता, या फिर अंग्रेजी में बोलते हैं रजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं, रजिस्टिविटी, या फिर विशेष प्रतिरोध हिंदी में बोलेंगे, या फिर प्रतिरोधकता बोलेंगे। ठीक है, प्रतिरोधकता बोलेंगे, प्रतिरोधकता। ठीक है, जो रो है दोस्तों मटेरियल पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, धातु कौन सा लिए हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, कॉपर लिए हैं तो रो का मान अलग होगा, अल्मुनियम लिए हैं तो रो का मान अलग होगा। तो इसी प्रकार से जो रो है वो धातु पे डिपेंड करता है कि कौन सा आप धातु लिए हैं। ठीक है, चलिए, तो समझ में आ गया प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या है। तो रो एल बाई ये वाला फॉर्मूला जो है विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि इस फार्मूला पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसी फार्मूला को यूज़ करके बहुत सारे आपको क्वेश्चन सॉल्व होंगे, इसलिए फार्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आर इजिकल टू रो एल बाई ए, आर इजिकल टू रो एल बाई ए। रो क्या है, तो प्रतिरोधकता है, या फिर इसको विशेष प्रतिरोध भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको और क्या बोल सकते हैं, प्रतिरोधकता को तो विशेष प्रतिरोध भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस जो है जिसका फॉर्मूला हमने क्या देखा फॉर्मूला रेजिस्टेंस का, तो आर इजिकल टू रो एल वाई ये देखा, अभी जस्ट ऊपर में देखा। ठीक है, तो आखिर जो रेजिस्टेंस है कौन कौन फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, रेजिस्टेंस जो है किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले फैक्टर क्या आता है भाई, सबसे पहले आपको दिख रहा है कि लंबाई, लंबाई एक फैक्टर है। लंबाई पे प्रतिरोध जो है डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, तो आप देख रहे हैं कि लंबाई को जब बढ़ाया जाएगा तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, लंबाई को जब भी बढ़ाया जाएगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। दोनों कैसे हैं, तो सीधा सीधी संबंधित हैं। कैसे हैं, तो सीधा सीधी संबंधित है। अब क्या देखेंगे कि रेजिस्टेंस जो है प्रतिरोध जो है क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है। यानी कि एक कंडक्टर अगर मान लीजिए कि ये आकार का है, ठीक है, एक कंडक्टर मान लीजिए इतना है बड़ा, और दूसरा कंडक्टर मान लीजिए इतना बड़ा है। ठीक है, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, तो कौन बड़ा होगा भाई, तो जिसकी लंबाई ज़्यादा होगी वही बड़ा हो जाएगा। तो R2 का जो प्रतिरोध है R1 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, R2 का प्रतिरोध जो है R1 से ज़्यादा हो जाएगा, मतलब जो ज़्यादा लंबा होगा उसका प्रतिरोध क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि प्रतिरोध जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रतिरोध जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस हो रहा है। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं क्षेत्रफल का क्या हाल है, क्षेत्रफल के साथ प्रतिरोध का कैसा संबंध है। तो देखिए, क्षेत्रफल के साथ क्या है, देखिए रेजिस्टेंस तो इधर है और क्षेत्रफल किधर है, नीचे में है, मतलब उल्टा संबंध है। ठीक है, अगर आप प्रतिरोध को, आपको एरिया को बढ़ा दीजिएगा, क्षेत्रफल को बढ़ा दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, ये आपका क्या है, क्षेत्रफल क्या चीज में है, तो डिनोमिनेटर में है, मतलब हर में है। ठीक है, इसको बढ़ा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, पूरा जो है फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा, मतलब उल्टा संबंध है। कैसा संबंध है, उल्टा संबंध है। तो प्रतिरोध जो है एरिया के साथ कैसा संबंध है, तो उल्टा संबंधित है। यानी कि एरिया को बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा। एरिया को घटाइएगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मुख्यतः मतलब क्या हुआ, मुख्यतः ये मतलब हुआ सर, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि सर
अगर आप मोटा तार लीजिएगा ना, ये क्या है, ये वाला तार मोटा है, ऊपर वाला तार क्या है, पतला है। तो मोटा तार लीजिएगा तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। मोटा तार अगर लीजिएगा तो उसका प्रतिरोध क्या होगा भाई, कम होगा। बात समझ में आ रहा है। मोटा तार अगर आप लीजिएगा तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। तो मोटा तार का जो प्रतिरोध होगा वो कम होगा और पतला तार का जो प्रतिरोध होगा ज़्यादा होगा। ठीक है, ये बात यहाँ पे समझ में आ गया। ये बात क्या हो गया, यहाँ पे समझ में आ गया। यहाँ पे ध्यान देना था। अगला क्या है भाई, तो उसी फॉर्मूला में एक रो है। क्या है, रो है। बताए थे क्या, आर इजिकल टू रो एल बाई ए, यही तो बताए थे। तो एल और ए का बात तो हो गया। ठीक है, एल और ए का बात तो हो गया। अब बचल रह गया कौन, तो रो बचा रह गया। तो रो को देखिए कैसा है भाई, रो को देखिए कैसा है। तो रेजिस्टेंस है यहाँ पे और रो कैसे है, वहाँ पे ही है, मतलब ऊपर में ही है। तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अगर रो को बढ़ाइएगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। रो को बढ़ाइएगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। मतलब दोनों के बीच में क्या संबंध है, सीधा संबंध है। लेकिन रो जो है दोस्तों, रो जो है दोस्तों, रो किस पे डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा आप धातु का इस्तेमाल कर रहे हैं कंडक्टर को बनाने में, उस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना है। यहाँ पे क्या लिख रहा है, सबसे पहले तो यहाँ पे ध्यान में क्या रखना है कि जो है रेजिस्टेंस जो है रो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर रो बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये बात तो समझ में आ रहा है, ये बात तो समझ में आ रहा है। लेकिन जो रो है जिसको हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध भी कह रहे हैं, ठीक है, या फिर प्रतिरोधकता भी बोल रहे हैं, अभी बताए थे ना, इसको विशिष्ट प्रतिरोध भी बोल सकते हैं या फिर प्रतिरोधकता भी बोल सकते हैं। दोनों में से कोई भी नाम इसको दे सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो किस पे निर्भर करता है, तो प्रकृति पे निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करता है। ठीक है, मान लीजिए कॉपर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अलग रो हो जाएगा, अल्युमिनियम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो रो अलग हो जाएगा। तो उस पर ही निर्भर करता है। तो ये वाला बात भी बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक है, और अगला क्या है कि विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि प्रतिरोधकता या फिर अंग्रेजी में रेजिस्टिविटी, इसका ऐसा ही मात्रा क्या होगा दोस्तों, तो ओम मीटर होगा। क्या होगा, ओम मीटर। ये बात को ध्यान में रखना है, क्या होगा, ओम मीटर। चलिए, एक और फैक्टर है दोस्तों, एक और फैक्टर है जिस पे जो है प्रतिरोध निर्भर करता है। आर इजिकल टू रो एल बाई ए तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी एक और फैक्टर है जिस पे जो है प्रतिरोध निर्भर करता है। ठीक है, जिस पे प्रतिरोध निर्भर करता है, वो फैक्टर कौन सा है, तो फैक्टर है तापमान। वो फैक्टर क्या है, तापमान है। ठीक है, वो फैक्टर क्या है, तापमान है। तो कैसे है भाई, तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि हाँ भाई, तापमान बदलने के साथ साथ किसी भी चालक का प्रतिरोध भी बदलता है। कैसे बदलता है, तो जब तापमान को आप बढ़ाइएगा, तापमान को आप बढ़ाइएगा तो क्या होगा भाई, प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। तापमान को अगर घटाइएगा तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये बात ध्यान रखना है, तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, और तापमान घटाया जाएगा तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब कौन सा फार्मूला से इसका हम संबंध को समझ सकते हैं बेहतरीन तरीका से, कौन से फार्मूला से हम समझ सकते हैं इसके संबंध को अच्छे से, तो ये फार्मूला है दोस्तों कि आर एट टेम्परेचर टी, ठीक है, तापमान टी पे जो रेजिस्टेंस होगा वो आर नॉट इंटू 1 + α टी माइनस टी नॉट होगा। क्या होगा, फिर से देखिए क्या होगा। अगर मान लीजिए कि तापमान टी पे आपको आर निकालना है तो आर टी इसको बोलते हैं, और तापमान तापमान टी नॉट पे, ठीक है, तापमान टी नॉट पे उसका प्रतिरोध दे दिया है आर नॉट, तो क्या हो जाएगा, आर एट तापमान टी इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 + α टी माइनस टी नॉट। ये हो जाता है दोस्तों। ठीक है, ये हो जाता है, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, इस पे क्वेश्चन भी करवाएंगे। ठीक है, देखिए वही चीज़ लिखी हुई है। तो यहाँ पे देखिए आर टी जो क्या है, आर टी जो है वो क्या है, वो तापमान टी पे प्रतिरोध का मान है। ठीक है, आर टी क्या है, तो तापमान टी पे प्रतिरोध का मान है। ठीक है, फिर आर नॉट क्या है, तो टी नॉट टेम्परेचर पे प्रतिरोध का क्या मान होगा, वो आर नॉट हो गया। ठीक है, और अल्फा क्या हो गया, अल्फा क्या हो गया, तो अल्फा हो गया प्रतिरोध का ताप गुणांक। क्या हो गया, प्रतिरोध का ताप गुणांक। यानी कि जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध जो है किस प्रकार से बढ़ेगा।
यानी कि 1 डिग्री हम लोग जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ताप गुणांक का मतलब, ताप गुणांक का मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध में कितना बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगा, यही आपका अल्फा है। क्या है, यही आपका अल्फा है, प्रतिरोध का ताप गुणांक। ठीक है, थर्मल सॉरी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, और टी माइनस टी नॉट क्या है, टी माइनस टी नॉट क्या है, तो तापमान में परिवर्तन है। ठीक है, तापमान में परिवर्तन है, ये वाला बात ध्यान में रखना है। समझ में आ गया होगा। तो क्या क्या फैक्टर हो गया, क्या क्या फैक्टर हो गया भाई, 4 फैक्टर हो गया मुख्यतः। कितना फैक्टर, तो 4 फैक्टर। कौन कौन सा फैक्टर, कौन कौन सा फैक्टर, तो सबसे पहले तो 3 को फार्मूला में ही दिख रहा है, 3 को तो साफ साफ फार्मूला में ही दिख रहा है। देख लेते हैं एक बार कौन कौन से बारे में बात कर रहे हैं। 3 तो आपको फार्मूला में ही दिख रहा है। क्या है भाई, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया, एक एल हो गया, एक एरिया हो गया, एक रो हो गया। ये क्या हो गया, रो हो गया। और आपको क्या बताया कि तापमान पे भी निर्भर करता है, अगर तापमान को बढ़ाइएगा तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, ये क्यों बढ़ता है, तो आपको पता होना चाहिए कि तापमान बढ़ाने पे क्या होता है, तापमान बढ़ाने पे आपको जो है रजिस्टिविटी का जो वैल्यू है, या फिर इसको प्रतिरोधकता बोल रहे हैं, उसका मान जो है बढ़ जाता है। और इसी का कारण क्या होता है, तो प्रतिरोध, टेम्परेचर बढ़ाने से आपका प्रतिरोध का भी मान बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से आपको प्रतिरोधकता यानी कि रजिस्टिविटी का मान बढ़ जाता है, इसीलिए टेम्परेचर बढ़ाने से आपको प्रतिरोध का भी मान बढ़ जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना है। साथ ही साथ ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं कि जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो लंबाई जो होता है कंडक्टर का, वो भी क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, वो भी क्या होता है, बढ़ता है। क्यों, क्योंकि गर्म होकर फैल जाता है, गर्म होकर क्या हो जाता है, फैल जाता है। चलिए, तो समझ में आ गया 4 फैक्टर। कौन कौन 4 फैक्टर है भाई, तो लंबाई हो गया, क्षेत्रफल हो गया, ठीक है, रजिस्टिविटी हो गया, और तापमान हो गया। ठीक है, तापमान हो गया, ये सब बातों को ध्यान में रखना है। अब हम लोग बात करेंगे कि जो प्रतिरोध होता है दोस्तों, उसको कौन कौन से कॉम्बिनेशन में हम लोग रख सकते हैं। तो मुख्यतः जो होता है 2 कॉम्बिनेशन होता है। मुख्यतः कितना कॉम्बिनेशन होता है, तो 2 कॉम्बिनेशन होता है। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, जिसको श्रेणी क्रम बोलते हैं, और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं समानांतर क्रम। क्या बोलते हैं, समानांतर क्रम। सीरीज कॉम्बिनेशन में किस प्रकार से होता है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन जो है दोस्तों, 2 प्रतिरोध जो है कुछ इस प्रकार से लगाए जाते हैं, ये कुछ इस प्रकार से लगाए जाते हैं। ये बोल देते हैं R1 और ये बोल देते हैं R2, इस प्रकार से सीरीज में लगते हैं। ठीक है, और समानांतर में कैसे लगते हैं, समानांतर में कैसे लगते हैं, तो 2 प्रतिरोध को कुछ इस प्रकार से लगाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सीरीज में, और ये हो गया आपका समानांतर में। क्या हो गया, ये सीरीज में और ये हो गया आपका समानांतर में। ठीक है, तो आइए देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें सीखने लायक है। ये सीरीज और पैरेलल में हमको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है वो भी देखेंगे। सब कुछ यहाँ पे देखने वाले हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। तो देखिए, ये हो गया आपका एग्जाम्पल जो है सीरीज का, या एग्जाम्पल क्या हो गया, सीरीज का, या फिर हिंदी में बोलें तो श्रेणी क्रम का। श्रेणी मतलब सीरीज। ये हो गया पैरेलल, अंग्रेजी में पैरेलल, और हिंदी में बोले तो समानांतर क्रम। बिल्कुल इसी प्रकार से जोड़ा गया है जिस प्रकार से मैंने बताया था। अब इसमें क्या ध्यान में रखना है दोस्तों, देखिए जो पहला सीरीज वाला है उसमें देखेंगे कि अगर कोई करंट बह रहा है, मान लीजिए कि आई करंट बह रहा है, ठीक है, तो वही करंट जो है देखिए दूसरा प्रतिरोध में भी जा रहा है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, तो वही करंट जाएगा, वही करंट जाएगा। ठीक है तो क्या आप ध्यान रखना है कि सीरीज क्रम में यानी श्रेणी क्रम में जो करंट होता है वो समान होता है, सेम होता है। दोनों प्रतिरोध में क्या हो गया, समान हो गया। ठीक है, करंट क्या होता है, समान होता है, इस बात को ध्यान रखना है। वही जब हम लोग पैरेलल क्रम की बात करेंगे, पैरेलल क्रम की बात करेंगे, तो यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पे जो है करंट अलग अलग होता है लेकिन वोल्टेज क्या होता है, समान होता है। यहाँ पे देखिए वोल्टेज क्या है, समान होता है, क्योंकि यहाँ पे भी आपको वही वोल्टेज मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपको वही वोल्टेज मिल जाएगा, और नीचे वाले में भी आपको एक ही वोल्टेज मिल जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ऊपर में अगर 5 वोल्ट है, तो यहाँ बिंदु पे भी 5 वोल्ट है, इस बिंदु पे भी 5 वोल्ट है। तो नीचे में मान लीजिए कि आपको 0 वोल्ट है,
तो यहाँ पे भी 0 वोल्ट है और यहाँ पे भी 0 वोल्ट है। तो दोनों प्रतिरोध में अगर R1 के अक्रॉस वोल्टेज निकालिएगा तब क्या हो जाएगा, R1 में वोल्टेज निकालिएगा VR1 तो क्या हो जाएगा भाई, तो 5 घटाओ 0 कीजिएगा तो 5 वोल्ट आ गया। वैसे R2 में वोल्टेज निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 5 घटाओ 0 तो ये भी 5 वोल्ट आ जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या होता है, यहाँ पे आपको क्या होता है यहाँ पे आपको वोल्टेज जो है सेम होता है। क्या होता है, यहाँ पे वोल्टेज जो है समान होता है। तो क्या ध्यान रखना है, पैरेलल में यहाँ पे जो है वोल्टेज सेम होता है, ठीक है, वोल्टेज सेम होता है दोनों में, ठीक है। तो ये सेम होता है, याद रखिए, पैरेलल में वोल्टेज सेम और सीरीज में करंट सेम, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, ये ध्यान में रखना है। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ रहा है। उसी चीज़ को यहाँ पे और अच्छे से समझाया गया है कि श्रेणी क्रम में देखिए, ये सब जो बक्सा है क्या है, एक प्रतिरोध मान लीजिए, जो बक्सा यहाँ पे बनाया गया है ना वो क्या है, मान लीजिए कि एक प्रतिरोध को दर्शाता है। तो देखिए सीरीज में क्या होगा, सीरीज में क्या होगा दोस्तों, तो एक सिंगल सर्किट बनेगा। क्या बनेगा, सिंगल पाथ रहेगा। करंट के लिए क्या है, एक ही पाथ रहबे करता है। तो क्या होगा, करंट जो है सब में से समान करंट बहेगा। इसमें से जो करंट बहेगा वही करंट यहाँ भी बहेगा, वही करंट यहाँ भी बहेगा, सब में सेम ही करंट बहबे करेगा, ठीक है। तो सीरीज में क्या हो गया, करंट जो है सेम होगा, जो आपको बताए ही थे ऊपर में। लेकिन इन सब बात को एकदम ध्यान में रखना है। पैरेलल में क्या होगा दोस्तों, तो कोई भी वोल्टेज लगा दीजिए, यहाँ पे कोई भी वोल्टेज लगा दीजिए, मान लीजिए 5 वोल्ट लगा दिए, ठीक है। तो नीचे मान लीजिए कि 0 वोल्ट है, तो 0 वोल्ट सब जगह 0 ही वोल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। नीचे में 5 वोल्ट है ऊपर में, ठीक है। अगर ऊपर 5 वोल्ट है तो भाई सब जगह आपको 5 ही वोल्ट देखने को मिलेगा। अच्छा, इस बिंदु पे भी 5 वोल्ट, इस बिंदु पे भी 5 वोल्ट, इस बिंदु पे भी 5 वोल्ट और इस बिंदु पे भी 5 वोल्ट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है तब तार जो है समान ही है, कोई बीच में कुछ भी आपको नहीं आया, नहीं कोई प्रतिरोध देखने को मिला है, नहीं कुछ मिला। यहाँ पे देखिए तार समान है तो वोल्टेज अंतर नहीं होगा, ठीक है, वोल्टेज सेम के सेम रहेगा। तो वैसे ही पैरेलल सर्किट में क्या समझ गया कि वोल्टेज जो है सेम के सेम रहता है, ठीक है, वोल्टेज क्या रहता है, सेम टू सेम रहता है। तो ये ध्यान रखना है, सीरीज में करंट सेम और पैरेलल में वोल्टेज सेम, ये दो बातें ध्यान रखिएगा तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। अब हम विशेष बात कर लेते हैं श्रेणी क्रम की। श्रेणी क्रम में जो है किस प्रकार से हम लोग को देखना है, क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हम लोग दो प्रतिरोध लिए, एक है R1 और एक है R2, एक है R1 एक है R2, ठीक है। R1 का मान लीजिए 5 ओम और R2 का मान लीजिए 10 ओम। अगर कोई बोलेगा कि ये दोनों को हटा के एक हम तुल्य प्रतिरोध बताओ, एक दोनों को हटा के हमको R इक्विवेलेंट बताओ या फिर तुल्य प्रतिरोध बताओ, तो क्या होगा, क्या होगा भाई, कुछ नहीं करना है, सीरीज में कुछ नहीं करना है, खाली जोड़ देना है, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा भाई, तो 5 + 10 तो 15 ओम हो गया, ठीक है। 5 + 10 क्या हो गया, 15 ओम हो गया, ठीक है। वैसे ही ये तो हो गया एक एग्जांपल। वैसे ही कितना भी रहे सीरीज में, सब क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, सब क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। अभी 10 ओम ये भी ले लिए, ये 10 ओम ले लिए, सब 10-10 ओम का चारों प्रतिरोध ले लिए। अगर कोई पूछ लेगा कि इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, मतलब चारों को हटाकर आपको एक प्रतिरोध बनाना हो तो क्या उसका मान होगा, तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है, सबको जोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा, 10 + 10 + 10 + 10 कितना हो गया भाई, 40। तो 40 ओम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 40 ओम हो जाएगा। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। मतलब सबको हटा दीजिए, खाली एक प्रतिरोध रखिएगा तो कितना हो जाएगा, 40 मान हो जाएगा उसका, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो क्या भी समझ में आया प्रतिरोध में, क्या समझ में आया प्रतिरोध में। इस एग्जाम्पल एक और देख लीजिए। यहाँ पे 6 वोल्ट का बैटरी है, यहाँ पे 2 ओम का एक प्रतिरोध है, एक 4 ओम का प्रतिरोध है। अगर पूछ ले कि करंट जो है कितना होगा, इस सर्किट में करंट कितना होगा, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले देखिएगा कि यहाँ पे जो है 2 ओम और 4 ओम क्या चीज़ में है, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में। कैसे देख रहे हैं कि श्रेणी क्रम में है, तो देखिए जो करंट इससे निकल रहा है, इसमें घुस रहा है, वही करंट क्या होगा, वही करंट आपका इसमें भी घुस रहा है। दोनों में करंट क्या है, समान है, और समान करंट इसका मतलब क्या है, श्रेणी क्रम, ठीक है। और ऐसे भी देख के ही समझ में आ रहा है कि श्रेणी क्रम में है, ठीक है, देख के ही समझ में आ रहा है क्या, श्रेणी क्रम में है। क्योंकि श्रेणी क्रम में कैसा दिखता है वो हम आपको बता चुके हैं।
तब क्या हो जाएगा, ये दोनों को क्या करना है, ये दोनों को क्या करना है, ये दोनों को क्या करना है, जोड़ करके एक प्रतिरोध बना देना है। दोनों को जोड़ करके क्या करना है, एक प्रतिरोध बना देना है। तो क्या हो जाएगा, जोड़ के जब प्रतिरोध बनाइएगा तो क्या हो जाएगा, 6 वोल्ट, तो 6 वोल्ट बैटरी रह जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, अब जुड़ जाएगा। दोनों क्या हो गया, जुड़ गया। कितना ओम हो जाएगा, 4 + 2 6 ओम हो गया। ठीक है, अब करंट आप आराम से निकाल सकते हैं। करंट क्या कर सकते हैं आप, बड़े आराम से निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, तो ओम का नियम लगाइए, V इजिकल टू क्या होता है दोस्तों, तो आई आर, V इजिकल टू आई आर। तो आई इजिकल टू क्या हो जाएगा, V/R। यहीं पर से आई इजिकल टू क्या हो जाएगा, V/R। बी दिया 6 ओम, ये दिया 6 ओम, वोल्टेज 6 वोल्ट हो गया, ये हो गया 6 ओम। ठीक है, 6 वोल्ट हो गया, 6 ओम हो गया, यानी कि 1 एम्पियर का करंट बह रहा है। 1 एम्पियर का करंट जो है बह रहा है सर्किट में। अब कोई पूछेगा कि 2 ओम के प्रतिरोध में कितना करंट है, तो उसमें भी 1 एम्पियर है। और 4 ओम के प्रतिरोध में कितना करंट है, तो उसमें भी 1 एम्पियर है। क्यों, क्योंकि दोनों श्रेणी क्रम में है। किसमें है, सीरीज में है। ठीक है, सीरीज में है, और सीरीज में क्या होता है, करंट समान होता है। तो एक बार जो करंट निकल गया वही करंट क्या होगा, दोनों में होगा। वही करंट क्या होगा, दोनों में होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है। सीरीज में यानी श्रेणी क्रम में। कोई भी डाउट हो तो हमको जरूर बताइएगा। कोई भी डाउट हो तो हमको जरूर बताइएगा। तो क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या ध्यान रखना है सीरीज में। तो सीरीज में क्या ध्यान रखना है, एक तो भाई याद रखना है कि करंट जो है सेम होगा। ठीक है, आई क्या है, करंट। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले धारा समान होगा, ये ध्यान रखिएगा। धारा समान होता है सीरीज में। और क्या बात ध्यान रखना है, तो जो आर इक्विवेलेंट होता है ना, क्या हो जाता है, तो R1 + R2 इस प्रकार से जुड़ जाता है। जितना भी प्रतिरोध है ना, सब क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, 2 गो रहे, 3 गो रहे, 4 गो रहे, सब क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, जुड़ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे 3 गो है तो क्या होगा, तीनों जुड़ जाएगा। आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा इस केस में, तो R1 + R2 + R3। जितना भी प्रतिरोध रहे चुपचाप जोड़ देना है। ठीक है बाबू, कुछ और करना ही नहीं है, कुछ और करना ही नहीं है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं समानांतर क्रम में। कि समानांतर क्रम में क्या होता है, समानांतर क्रम में क्या होता है एक बार देख लीजिए। समानांतर क्रम में कैसे होता है एक बार देखिए। समानांतर क्रम में क्या होता है एक बार देखिए। देखिए, तो पूछ देगा कि ए और बी के अक्रॉस जो है प्रतिरोध निकालना है, तुलनात्मक प्रतिरोध निकालना है। ये मान लीजिए कि 4 ओम है, ये क्या है, मान लीजिए कि 2 ओम है। अब कैसे निकालिएगा, पैरेलल है। तो पैरेलल में जो आर इक्विवेलेंट का होता है फार्मूला ना, इसको हटा क्या करना है, एक प्रतिरोध बनाना है। इसको बोलते हैं तुल्य प्रतिरोध या आर इक्विवेलेंट। पैरेलल में एक फार्मूला होता है, क्या पैरेलल में क्या फार्मूला होता है, तो जो वहाँ पे डायरेक्ट जोड़ दिए थे सीरीज में, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं जुड़ता है। यहाँ पे 1/R इक्विवेलेंट इजिकल टू 1/R1 + 1/R2 होता है दोस्तों। ठीक है, ये होता है आपका फार्मूला। अब देखिए करके देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो आपको तो आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/R1 यानी कि 1/4 + 1/R2 मतलब 1/2। एलसीएम ले लीजिए, आ जाएगा 4। इसमें 1 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 3/4 आ गया। लेकिन ये क्या है, 1/R इक्विवेलेंट का मान है। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा दोस्तों, मतलब तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा, यानी कि 4/3। क्या हो जाएगा, 4/3। तो इसका मान कितना हो गया, 4/3 ओम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 4/3 ओम हो जाएगा। और आपको क्या पता है, आपको तो एक बात और पता ही है, क्या कि पैरेलल जब भी रहता है तो वोल्टेज क्या होता है, समान होता है। वोल्टेज क्या होता है, समान होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो दोनों में वोल्टेज क्या हो जाएगा, समान रहेगा। दोनों प्रतिरोध में वोल्टेज क्या होगा, यहाँ पे जो वोल्टेज लगेगा, ठीक है, 4 ओम प्रतिरोध में जितना वोल्टेज लगेगा वैसे उतना ही वोल्टेज कितना लगेगा, तो 2 ओम के प्रतिरोध में वोल्टेज लगेगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये तो हो गया 2 प्रतिरोध का बात। अगर यहीं पे 3 प्रतिरोध रहेगा तब क्या होगा। ठीक है, तो सिमिलर होगा, एकदम सेम टू सेम होगा, कुछ भी नया नहीं होगा। मान लीजिए 3 को प्रतिरोध दिया हुआ है। समझ में आ रहा है ना बच्चों, समझ में आ रहा है ना। उम्मीद करता हूँ सब बच्चों को समझ में आ रहा है।
ठीक है, 3 प्रतिरोध दिया हुआ रहेगा तब क्या किया जाए भाई, 3 प्रतिरोध दिया रहे तब क्या किया जाए, रुकिए, चलिए इधर ही कर लीजिए। ये हो गया ए बिंदु, ये हो गया बी बिंदु, इसका मान लीजिए 6 ओम, ये भी 6 ओम, ये भी हो गया 6 ओम। अगर बोल देगा कि इसका जो है आर इक्विवेलेंट निकाल के दिखाइए, मतलब तीनों प्रतिरोध को हटा के हमको एक प्रतिरोध लिखना है, तो कौन सा प्रतिरोध होगा वो, कुछ नहीं करना, जो फार्मूला बताया उसी का प्रयोग करना है। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसी प्रकार से अगर 5 को रहेगा तो भी इसी प्रकार से करना है, ठीक है, कुछ नया नहीं होगा। तो 1/R इक्विवेलेंट तो आपको निकालना ही है, और सबका मान क्या है, समान है, तो 1/6, 1/6 और 1/6, ठीक है। इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो 6 हो जाएगा, 1 + 1 + 1 ऊपर हो जाएगा, यानी कि 3/6 हो जाएगा। लेकिन इसका मान है, ये मान है 1/R इक्विवेलेंट का, आर इक्विवेलेंट का मान नहीं है, क्या है, 1/R इक्विवेलेंट का। आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा दोस्तों, तो उल्टा हो जाएगा, 6/3, यानी कि 2 ओम हो जाएगा, ठीक है, 2 ओम हो जाएगा। यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, जो फार्मूला होने वाला है दोस्तों, फार्मूला क्या होने वाला है, फार्मूला जो है कुछ इस प्रकार से आपको होने वाला है, रुकिए, फार्मूला को कैसा होने वाला है, फार्मूला जो है आपको इस प्रकार से होने वाला है, कुछ ना कुछ, ठीक है, फार्मूला इस प्रकार से आपको होने वाला है, ठीक है। और क्या ध्यान में रखना है, और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है, देखिए एक और पॉइंट यहाँ पे निकल के क्या आ रहा है, एक बार देख लेते हैं, चलिए आगे बताएंगे उस पॉइंट को। इसमें आप एक पॉइंट क्या नजर आ रहा है, देखिए यहाँ पे अभी देख रहे थे क्या, तो 3 ब्रांच था, कितना ब्रांच था, 1 ब्रांच, ये 2 ब्रांच हो गया, ये 3 ब्रांच हो गया, तीनों में क्या था, समान प्रतिरोध था। तो एक तो हो गया कि कैलकुलेशन करके निकालना है, वो तो हमेशा ही सही होगा, गलत नहीं होगा। लेकिन परीक्षा में क्या होता है, टाइम कई बार कम मिलता है, तो हमको क्या शॉर्टकट ट्रिक भी आना चाहिए, तो शॉर्टकट भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। शॉर्टकट, ये शॉर्टकट कब काम करेगा, जब हर एक ब्रांच में प्रतिरोध का मान समान होगा, ठीक है, ये देता है, हर ब्रांच में प्रतिरोध का मान समान होगा, ठीक है, समान होगा। ये किसके लिए बता रहे हैं, तो पैरेलल के लिए बता रहे हैं, किसके लिए, समानांतर क्रम में जो होता है उसके लिए बता रहे हैं, ठीक है। कितना भी यहाँ पे पैरेलल सर्किट हो जाए, सब में जो है नियम काम करेगा। देखिए यहाँ पे क्या है, मान लीजिए कि इसका मान भी आर है, इसका मान भी आर है, इसका मान भी आर है। अगर आपको पूछ लिया कि यहाँ पे जो है आर इक्विवेलेंट निकालिए, तो क्या कीजिएगा, किसी भी एक आर को पकड़ना है, किसी भी एक आर को पकड़ के यहाँ पे लाना है, और कितना ब्रांच है उसे भागा दे देना है, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कितना ब्रांच है, कितना ब्रांच दिख रहा है, तो 1 ब्रांच, 2 ब्रांच, 3 ब्रांच, है ना, 1 ब्रांच, 2 ब्रांच, 3 ब्रांच, तो यहाँ 3 से भागा दे देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, तो R/3 हो जाएगा, ठीक है। ये कब लगेगा, जब तीनों में जो है आर 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 हो, तीनों में मान समान हो। वैसे यहाँ पे देखिए 6 ओम 6 ओम 6 ओम था, तो एक तो हो गया कि आप हिसाब किताब करके कैलकुलेशन करके आंसर लाएंगे, ये भी बिल्कुल सही बात है, ये तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत नहीं कर सकता है, बिल्कुल सही चीज़ है। लेकिन आप डायरेक्ट निकाल सकते थे, कैसे, तो आर इक्विवेलेंट क्या कर देते, चुपचाप आर इक्विवेलेंट क्या करते, तो एक ब्रांच में पकड़ देते, छो था तो छो ले लेते, और कितना ब्रांच है, कितना ब्रांच है, 3 ब्रांच है, 3 से भगा देते, आंसर रहता 2, आपको टाइम बच जाता कि नहीं बच जाता, तो आंसर रहता 2, ठीक है, समझ में आया होगा। जब भी समानांतर ब्रांच में समान हो प्रतिरोध का मान, तो क्या करना होगा, एक ब्रांच को लेना है, और एक ब्रांच का प्रतिरोध को लेना है, और जितना ब्रांच हो उसे भगा देना, आंसर अपने आप आ जाएगा, फास्ट आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया है। अब हम लोग एक बार तुलना देख लेते हैं, कि सीरीज और पैरेलल में जो है क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। कुछ अगर ध्यान आपको नहीं है, ठीक है, तो ये टेबल भी आपको याद रखने से काम बन जाएगा, ठीक है। समझने के लिए तो आपको सब कुछ समझना है, लेकिन याद करने के लिए आपको जो है कम से कम आपको याद करना है। तो ये टेबल भी अगर अपने नोट्स में बना लेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। श्रेणी क्रम में क्या आता है, सबसे पहले करेंट का मान, ठीक है, करेंट का मान यानी कि धारा का मान होता है समान, ठीक है। श्रेणी क्रम में क्या होता है, धारा समान होता है, धारा क्या होता है, समान होता है, जितना भी प्रतिरोध सब में धारा क्या होगा, समान होगा,
ठीक है, धारा को कैसे दर्शाते हैं, तो आई से दर्शाते हैं। पैरेलल में क्या होगा, तो वोल्टेज समान हो जाएगा। ठीक है, तो बोलते हैं वोल्टता, वोल्टता बोलते हैं या फिर वोल्टेज बोलते हैं, 20 दर्शाते हैं, ये भी क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। अंग्रेजी में वोल्टेज, हिंदी में वोल्टेज, वोल्टता। ठीक है, समान होता है। और क्या समझना है, और क्या समझना है, तो सीरीज में जो फार्मूला होता है आर इक्विवेलेंट का, क्या होता है भाई, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरह से जुड़ता चला जाता है। और पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में आपको पता है कि 1/R इक्विवेलेंट क्या होता है दोस्तों, अगर दो प्रतिरोध दिया रहे तो 1/R1 प्लस 1/R2। इसको अब एक बार सॉल्व कर लीजिएगा ना, तो फटाक से एक शॉर्टकट आ जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पर हो जाएगा ये R1 R2, ऊपर में चला जाएगा R2, यहाँ पर हो जाएगा R1। तो आर इक्विवेलेंट क्या आ गया दोस्तों, इस तरह से आर इक्विवेलेंट आ गया R1 R2, नीचे हो जाएगा R1 प्लस R2। यानी कि जब भी अगर दो प्रतिरोध आपको दिया रहे ना, तो शॉर्टकट हो जाएगा। क्या करना है, दोनों प्रतिरोध को गुना करना है। ठीक है, आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, पैरेलल की बात हो रहा है, क्या करना है, दोनों प्रतिरोध के ऊपर गुना करना है, या नीचे क्या करना है, दोनों प्रतिरोध को जोड़ देना है बस। ठीक है, इसी प्रकार से करना है। मान लीजिए कि दो से ज़्यादा प्रतिरोध हो गया, तो क्या करना है, सीरीज में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चुपचाप जोड़ते हुए चले जाना है। कितना प्रतिरोध मिले, क्या करना है, चुपचाप जोड़ देना है। लेकिन पैरेलल में जो है, जो बेसिक है वही लगाना है, यहाँ पे आपको शॉर्टकट ट्रिक नहीं मिलेगा। तो आर इक्विवेलेंट क्या जाता है पैरेलल में, तो 1/R इक्विवेलेंट इजिकल टू हो जाता है दोस्तों, क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाता है दोस्तों, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस प्रकार से जितना प्रतिरोध भी रहेगा, यही फार्मूला आपका लगता रहेगा। ठीक है, यही फार्मूला आपका लगता रहेगा। तो यही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ज़्यादा ध्यान में नहीं रखनी है। तो एक तो हो गया कि ये ध्यान में रखना है। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हो गया, एकदम जो याद रखना ही रखना है, जिसको भूल गए तो काम नहीं चलेगा। तो एक तो हो गया भाई, दोनों बिंदु जो है, पहला बिंदु जो है एकदम ध्यान में रखना ही रखना है। ठीक है, पहला बिंदु को एकदम ध्यान में रखना ही रखना है। फिर ये वाला जो है, इसको भी ध्यान रखना है, तब कि आपको टाइम जो है एग्जाम में बच जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, तो एग्जाम में आपको क्या होगा, टाइम बच जाएगा। बाकी आपको बेसिक तो पता ही होना चाहिए, बेसिक तो है, ये सब पता ही होना चाहिए। ठीक है, ये बेसिक तो पता ही होना चाहिए। तो टेबल जो है पूरा का पूरा खास है। चलिए आइए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करके ही सीखेंगे कि हम लोगों को क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और हम लोगों को किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि प्रतिरेख आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को क्या करना है कि स्क्रीन को अभी पॉज कर देना है, क्वेश्चन को खुद से एक अटेम्प्ट लेना है, और जो भी आपका आंसर है सॉल्यूशन देख करके आंसर को कंफर्म करना है। ठीक है, यही आपका काम है। ठीक है, बन जा रहा है तो अच्छी बात है, आपकी प्रिपरेशन सही चल रही है। अगर नहीं बने तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप क्या कीजिए, सॉल्यूशन को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, सब कुछ समझ में आएगा। बहुत सिंपल तरीका से हम बताएंगे। बोल रहे हैं कि प्रत्येक 120 ओम के प्रतिरोध के 10 प्रतिरोधकों को, ठीक है, सीरीज क्रम में जोड़ा जाए तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं कि देखिए 120 ओम का एक प्रतिरोध है, और ऐसे प्रतिरोध कितना है, एक दो गो नहीं है, कितना है, 10 गो है। ठीक है, क्या करना है, 10 गो है ऐसा प्रतिरोध। ठीक है, ऐसे तो कितना है, 10 गो है। ये गो हो गया, ये दो गो हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, ऐसे करके कितना है, 10 गो प्रतिरोध। ठीक है, 10 गो प्रतिरोध। अभी क्या बोल रहा है, सबको जो है सीरीज में जोड़ देना है। तो जोड़ दीजिए सबको सीरीज में। सीरीज में तो ऐसे ही जुड़ता है ना। ठीक है, ऐसे करके कितना है, 10 गो है। तो मान लीजिए R1 है, ये R2 है, ठीक है, ये आपका R3 है, ये R4 है, और इस तरह से बढ़ते 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 ये R10 है। और आपको क्या पता है दोस्तों, आपको क्या पता है कि जब भी सीरीज में आर इक्विवेलेंट निकालना होता है तो क्या करना है, चुपचाप सबको जोड़ देना है। ये तो बताया था सीरीज में, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला हुआ, श्रेणी क्रम बोला हुआ साफ साफ, यानी कि अंग्रेजी में बोला हुआ क्या, सीरीज में। तो सीरीज में क्या करना है, जोड़ना होता है। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सबको जोड़ते चला जाना है। कितना तक, तो R10 तक जोड़ते चला जाना है। सबका मान क्या है, समान है, 120 120 120, यानी कि 10 और 120 को जोड़ना है। 10 और 120 को जोड़िए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 120 को 10 से गुना कर दीजिए, वो भी हो जाएगा मान उसका। क्या हो जाएगा भाई, तो 1200 ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1200 ओम। अगर 1200 ओम देखेंगे तो ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, तो इसको क्या कीजिएगा, इसको लिख सकते हैं 1.2 किलो ओम भी लिख सकते हैं दोस्तों, 1.2 किलो ओम भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी,
उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों ने इसको बनाया होगा। ठीक है, कुछ बच्चों ने इसको तुरंत बना लिया होगा, और जो बच्चे नहीं बना पाए होंगे उम्मीद करता हूँ कि अभी समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमारा काम यही है कि आपको जो है सब कुछ सरलता से समझाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। देखिए सब यहाँ पे मॉडल अलग अलग आपको मिलेगा। ठीक है, सारा मॉडल क्या मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। तो यहाँ से आप प्रैक्टिस कर लीजिए, यहाँ से आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से आप प्रैक्टिस कर लीजिए, अलग अलग मॉडल यहाँ पे प्रैक्टिस करवा देंगे। क्या बोल रहे हैं कि 2% प्रतिरोधक का निम्न मान, ठीक है, 2% प्रतिरोधक का निम्न मान जो है 147 ओम है, तो अविहित मान क्या होगा। अंग्रेजी में लोअर लिमिट ऑफ 2% रेजिस्टेंस इज 147 ओम, व्हाट विल बी द डेजिग्नेटेड वैल्यू। इसमें क्या बोलना चाहते हैं, इसमें क्या बोलना चाहते हैं, तो जो बोल रहे हैं कि प्रतिरोध का 2% लोअर लिमिट। अब देखिए कोई भी जब प्रतिरोध देता है ना आर, कोई भी जब प्रतिरोध देता है ना आर, तो उसका देखिए दोस्तों, उसका दो लिमिट होता है, एक होता है अपर लिमिट और एक होता है लोअर लिमिट। एक होता है अपर लिमिट, एक होता है लोअर लिमिट। तो जैसे आर दिया तो आर +और -2% बोल रहे हैं कि एरर, आर क्या है, +और -2% एरर देखने को मिलता है। इसका मान कितना बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं लोअर लिमिट का मान कितना है, तो 147 ओम है, यानी कि आर -2% का मान बोल रहे हैं कितना, तो 147 ओम बोल रहे हैं। ठीक है, आर -2% का मान कितना बोल रहे हैं, तो 147 ओम बोल रहे हैं। अब पूछ क्या रहे हैं, पूछ रहे हैं आर का मान, पूछ क्या रहे हैं, तो पूछ रहे हैं आर का मान। अब देखिए यहाँ पे देखिए आर -2% ऑफ आर, ठीक है, आर -2% ऑफ आर, ठीक है, आर -2% ऑफ आर। तो आपको क्या पता चल जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 98% ऑफ आर। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि 98% ऑफ आर जो है कितना है, 147 ओम है। आपको आर का मान निकालना है। परसेंटेज को जब आपको फ्रैक्शन बदलना हो तो 100 से भागा दे देना है। ठीक है, आर का मान क्या हो जाएगा भाई, आर का मान क्या हो जाएगा, तो 147 गुना 100/98 हो जाएगा, 147/100 गुना 98, 1900/98। अब देखिए इसका मान क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, काट के देखिए। देखिए अगर 7 मरतबे काटेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 14×7 क्या हो जाएगा, 14×7 देखिए 14 गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, 98 आ रहा है, 14×7 98। ठीक है, और इसको काटिएगा तो क्या हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा 21। ठीक है, 21। फिर इसको काटिएगा तो 3 मरतबे कट जाएगा, 7 तिया, ये हो जाएगा 7 दूनी, क्या हो जाएगा, 7 दूनी। तो क्या आ रहा है, 300 ऊपर में हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 2, यानी कि 150 ओम आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है, 150 ओम आ रहा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 150 ओम हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो जिन बच्चों को आया है बढ़िया बात है, नहीं आया तो समझ में आ गया कि इस तरीके के क्वेश्चन को करते कैसे हैं। जब भी लोअर लिमिट और अपर लिमिट की बात करेगा तो इस तरीके से आपको सोचना है। क्या सोचना है, इस तरीके से आपको सोचना है। लोअर लिमिट क्या हो जाएगा आपका, आर -2% हो गया यहाँ पे। ठीक है, लोअर लिमिट हो गया, ये छोटा लिमिट हो गया। अगर अपर लिमिट देता तो क्या हो जाता दोस्तों, अगर अपर लिमिट का क्वेश्चन में दे दिया, अपर लिमिट का मान दिया हुआ, तो क्या कीजिएगा वहाँ पे क्या कीजिएगा, तो r+2% लीजिएगा, r+2% लीजिएगा, तो आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये सब बातों को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन जो है अलग अलग मॉडल का है, कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन जो है ताम्र तार जो है उसका प्रतिरोध है R, समान अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए और फटाक फटाक लिखिए। यहाँ पे क्या बोल रहा है, समान अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, यानी कि जो क्षेत्रफल है क्या है, समान है। क्षेत्रफल क्या है, समान है। क्षेत्रफल क्या है, समान है। तो एरिया दे दिया है समान दोस्तों, एरिया क्या दे दिया है, समान, यानी कि सेम दे दिया है, ये ध्यान रखिए। अगला क्या है, लेकिन दुगनी लंबाई। ठीक है, दुगनी लंबाई। सबसे पहले बोल रहे हैं कि प्रतिरोध जो है तांबे के तार का कितना है, तो आर है। तांबे के तार का प्रतिरोध कितना है, आर है। फिर बोल रहे हैं कि समान अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बराबर, लेकिन लंबाई दुगनी, दुगनी लंबाई मतलब ये। तो बोल रहे हैं इसका मान लीजिए कि इसका जो क्षेत्रफल मान लीजिए क्या था, जो तांबे का तार का बताया उसका लेंथ मान लीजिए ए था, और क्षेत्रफल कितना था, ए था। ठीक है,
तो बोल रहे हैं अगला जो हम लोग तार ले रहे हैं उसका जो क्षेत्रफल है वो तो समान है, क्षेत्रफल क्या है, समान है, लेकिन लंबाई जो है क्या है, लंबाई जो है क्या है, लंबाई जो है 12 है, लंबाई क्या है, दुगना है, लंबाई कितना है, दुगना है, 12 हो गया। ठीक है, ऐसा 4 तारों को लेना है और समानांतर में जोड़ना है, तो नेट प्रतिरोध क्या हो जाएगा। ठीक है, नेट प्रतिरोध क्या हो जाएगा। आपको पता है दोस्तों आर का फॉर्मूला क्या होता है, आर का फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए, रो एल बाई ए। हम लोग तांबा का मान लीजिए, ये वाला मान लीजिए किसका, ताम्र का या तांबा का। ठीक है, उसको मान लीजिए क्या, उसका माने हैं क्या हम लोग कि लंबाई जो है एल है, एरिया है जो ए है, और रो जो है ये है। ठीक है, अब देखिए कुछ बोला नहीं है कि जो हम लोग तार ले रहे हैं अगला तार जो है तांबा का है या कोई और का है, तो हम लोग मान के चलेंगे कि तांबा का ही है, तांबा का ही है, तांबा मान के चलेंगे तो रो क्या हो जाएगा, दोनों में समान हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, जब मान के चलेंगे कि तांबा का ही है तो रो क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो अगला जो प्रतिरोध हम लोग निकालने वाले हैं इसको मान लीजिए क्या, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, R1 बोल देते हैं, एग्जाम्पल के लिए इसको R1 बोल देते हैं। उसमें आपको क्या हो जाएगा, तो रो सेम हो जाएगा, एल क्या हो जाएगा, लंबाई दुगना हो गया है तो 12 हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सेम हो जाएगा, क्षेत्रफल समान दिया है। तो यहाँ क्या दिख रहा है, 2 इंटू रो एल वाई ए। आपको क्या समझ में आ रहा है, जो पहले था रो एल वाई ए अभी हो गया 2 इंटू रो एल वाई ए, मतलब दुगना हो गया है। तो पहले आर था अभी क्या हो गया है, 2R हो गया है, क्या हो गया है, 2R हो गया है। अब क्या बोल रहे हैं, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, अब क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं ये लोग, क्या बोल रहे हैं, अब क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो भी प्रतिरोध है ना, जो भी आया ना प्रतिरोध यानी कि 2R, इस ऐसे से क्या करना है, ऐसे ऐसे प्रतिरोध को 4 प्रतिरोध लेना है। ठीक है, ऐसे से 4 प्रतिरोध को लेना है, फिर क्या करना है, सबको समानांतर में जोड़ना है, समानांतर में जोड़ना है। चार को प्रतिरोध लेके समांतर में जोड़ दिए, सबका कितना है, तो सबका है जो 2R है। तो पूछें कि नेट आर क्या होगा, नेट आर क्या होगा। तो आपको क्या पता है, शॉर्टकट पता है, यहाँ पे आपको क्या पता है, शॉर्टकट पता है। कैसे पता है, कि जब भी समानांतर श्रेणी में हो, जब भी समानांतर श्रेणी में हो और सबका मान क्या हो, समान हो, सबका मान समान हो, तो क्या करना है, आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, किसी भी एक को लेना है तो एक को ले लीजिए तो 2R हो गया। अब ब्रांच कितना है, 4 ब्रांच है, 1 2 3 4, 4 को ब्रांच है तो 4 से भागा देना है खाली, तो R/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, R/2 हो गया, तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक का भी इस्तेमाल कर दिया और बेसिक का भी इस्तेमाल कर दिया। ठीक है, दोनों का काम हो गया है ना। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया है, समझ में आया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन को गौर से पढ़िए, आप लोगों को टाइम दिया जाता है। देखिए क्या बोल रहे हैं, यदि समान पदार्थ, समान पदार्थ मतलब क्या हो गया, रो का मान जो है समान हो गया। ठीक है, और लंबाई के 2 तारों, मतलब समान पदार्थ भी है और लंबाई भी समान है, ये बोलना चाह रहे हैं। 2 तारों की प्रतिरोधकताएं क्या है, क्रमशः 5 ओम है और 20 ओम है, तो दोनों तारों की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है, बेसिक से जाएंगे हम लोग। देखिए आर इजिकल टू क्या होता है दोस्तों, तो रो एल बाई ए, रो एल बाई ए होता है दोस्तों, क्या होता है, रो एल बाई ए। यहाँ पे 2 चीज़ समान दे दिया है, रो समान दे दिया है और लंबाई भी क्या दे दिया है, समान दे दिया है। रो दे दिया समान और लंबाई भी क्या दे दिया, समान। और इस तरह के क्वेश्चन में दोस्तों जो समान दे दिया जाता है उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, क्यों, क्योंकि समान है तो क्या हो जाएगा, बाद में जाके वो कट ही जाएगा। ठीक है, तो जब जो समान है उसको छोड़ दीजिए, जिसके बारे में नहीं दिया गया है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये दोनों तो हो गया समान, ये दोनों क्या हो गया, समान हो गया। तो अभी हमको क्या देखना है कि आर जो है यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्षेत्रफल है। ठीक है, क्षेत्रफल और रजिस्टेंस जो है उल्टा संबंध रखता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, रेडियस के बारे में बात कर रहा है। अगर आपको फार्मूला याद होगा, अगर आपको फार्मूला याद होगा किसका, किसका, तो एरिया का। एरिया का फार्मूला क्या होता है भाई, एरिया का फार्मूला क्या होता है, तो आपको पता है सर्कुलर रहेगा तो पाई आर स्क्वायर होता है। यानी कि एरिया जो है रेडियस के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, तो आर स्क्वायर के साथ संबंधित है। पाई तो कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो रेडियस के साथ आपका क्षेत्रफल कैसे संबंधित है, तो एरिया जो है आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो जहाँ पे रेडियस लिखा हुआ है वहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं, तो आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो क्या समझ में आ रहा है, जो रेडियस आपका है वो आपको आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये बोल सकते हैं। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन क्या करना है, तो करना है आपको क्या, R1/R2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे उल्टा संबंध रख रहा है, नीचे में है ये, तो क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा R2 का स्क्वायर बटे R1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा ना दोस्तों। समझ में आ रहा है, क्यों हो गया उल्टा, क्योंकि यहाँ उल्टा संबंध है, क्या है, उल्टा संबंध है, तो ये हो जाएगा दोस्तों।
तो आपको R1/R2 पता है, 5/20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इधर, R2/R1 का होल स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, R2/R1 का होल स्क्वायर। अगर आपको स्क्वायर हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। इधर आपको क्या हो गया था, काट के हो गया था 1/4। ठीक है, तो 1/4 का अगर स्क्वायर रूट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा 1/2। यानी कि R2/R1 जो है, R2/R1 जो है दोस्तों क्या हो गया था, 1/2 हो गया था। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है R1/R2 पूछ रहा है। क्योंकि देखिए इसको हम लोग R1 मान चुके हैं, पहला को हम लोग प्रतिरोध R1 मान चुके हैं, इसका R2 मान चुके हैं। तो उसी प्रकार से रेडियस भी पूछा जा रहा है, मतलब R1/R2 पूछ रहे हैं। तो R1/R2 हो जाएगा 2:1 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, 2:1। तो आंसर हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ समझ में आया होगा। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी प्रकार का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, क्वेश्चन को पढ़ना ही सबसे महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। देखिए बोल रहे हैं चांदी के एक तार के टुकड़े का प्रतिरोध कितना है, 1 ओम है। यदि शीशे की विशिष्ट प्रतिरोध, देखिए यहाँ पे पहले चांदी था, अभी क्या हो गया, शीशा हो गया। तो ये बात ध्यान में रखना है, दोनों अलग अलग मटेरियल हो गया, दोनों क्या हो गया, मटेरियल जो है अलग अलग हो गया। ठीक है, अलग अलग माल हो गया। तो अलग अलग माल हो गया तो क्या आपको देखना है, दोनों में विशिष्ट प्रतिरोध जो है अलग अलग होगा, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो क्या है ध्यान में रखना है सबसे पहले, तो जो विशिष्ट प्रतिरोध है इसको रो बोल रहे हैं हम लोग, बार बार क्या बोल रहे हैं, रो। वो क्या होगा, अलग अलग होगा। सबसे पहले तो यही ध्यान में आपको आना चाहिए, क्योंकि दोनों का मटेरियल अलग अलग है। अब देखिए फिर से आगे। ठीक है, तो यदि शीशे का विशिष्ट प्रतिरोध जो है चांदी की तुलना में क्या है, 30 गुना है। ठीक है, 30 गुना है। तो चांदी का क्या कीजिए, एक तरफ लिख लीजिए चांदी, एक तरफ लिख लीजिए क्या, चांदी, एक तरफ लिख लीजिए शीशा। एक तरफ लिख लीजिए चांदी, एक तरफ लिख लीजिए शीशा। तो यहाँ पर मान लीजिए इसका प्रतिरोध जो है, इसका विशिष्ट प्रतिरोध जो है रो है, तो इसका क्या हो जाएगा, 30 रो हो जाएगा। यहाँ बोल रहा है 30 गुना है, 30 रो हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है कि चांदी के तार की 1/3 लंबाई, चांदी के तार की 1/3 लंबाई और 1/3 व्यास वाले शीशे के तार का प्रतिरोध क्या हो। ठीक है, मतलब यहाँ पे लंबाई भी बोल दिया है 1/3, एक मिनट सॉरी, इसका लंबाई बोल दिया एल है मान लीजिए, और डायमीटर जो है 3। आपका डायमीटर मतलब क्या हो गया, व्यास जो हो गया डी। और शीशा में क्या बोल रहा है कि लंबाई भी हो गया 1/3 चांदी की तुलना में, और डायमीटर यानी कि व्यास भी हो गया 1/3। क्या हो गया, व्यास भी हो गया 1/3। अब बोलता है कि प्रतिरोध का मान क्या होगा। ठीक है, प्रतिरोध का मान क्या होगा। ठीक है, तो शीशे का जो आपका प्रतिरोध है उसका मान क्या होगा दोस्तों, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है, सबसे पहले आपको फार्मूला पता है, क्या पता है, R = ρ/L/A। ठीक है, तो आपको पता है रो तो अलग अलग है और दिया हुआ है कि कितना है। ठीक है, रो अलग अलग है, दिया हुआ है कि कितना है। लंबाई भी देखिए दिया हुआ है। अब हो रहा गया एरिया के बारे में बात, क्या चीज रह गया, तो एरिया के बारे में बात, उसके बारे में बात हो जाता है तुरंत। एरिया के बारे में हम लोग खाली बात करना है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, इधर क्या है, रो है, एल है और डी है। इधर क्या है, 30 गुना रो है, इधर L/3 है और D/3 है। ध्यान में रखिएगा, अगले पेज में जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो अब देखिए R = ρ/L/A, आपको है पता है बात। R क्या है, ρ/L/A। ठीक है, एक का रो है, एक का लेंथ एल है, एक का एरिया है जो ए है। जब यहाँ में दिया हुआ था डायमीटर, क्या दिया हुआ था, व्यास। अगला था 30 रो था, L/3 था और D/3 था, L/3 और D/3। अब आइए क्षेत्रफल पे। क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, तो πr² होता है। क्या होता है, πr² होता है। r क्या होता है दोस्तों, तो D/2 होता है कि नहीं होता है, D/2 होता है। तो यहाँ पे रखिएगा तो क्या हो जाएगा, पाई, यहाँ पे रख दिया D/2, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, D/2 का स्क्वायर, यानी कि πd²/4 हो जाएगा। ठीक है, अब π/4 जो भी है दोस्तों, ये तो कांस्टेंट संख्या है, इसको तो भूल जाना है। ठीक है, तो आपका एरिया क्या हो जाएगा, तो d² के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ये ध्यान रखना है खाली, यहाँ पे कांस्टेंट चीज़ों को यहाँ पे भुला सकते हैं। जब भी तुलना किया जाएगा तो कांस्टेंट चीज़ों को क्या कर सकते हैं हम लोग, भुला सकते हैं। तो आपको क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा आपको, तो रेजिस्टेंस अभी के लिए क्या हो जाएगा, इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो रो हो गया, एल हो गया। यहाँ पे जो एरिया था उसको D² भी लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि एरिया जो है D² के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, अब क्या कीजिएगा, ठीक है, अब क्या कीजिएगा,
तो देखिए पहला जो आपका प्रतिरोध क्या था दोस्तों, सबसे पहले आपका जो प्रतिरोध था वो क्या चीज़ का था, वो चांदी का था। ठीक है, तो चांदी का प्रतिरोध आप निकाल लीजिए। चांदी का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, चांदी का आपको प्रतिरोध क्या हो जाएगा, आपको पता है क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा रो, चांदी का रो, लंबाई चांदी का जो कि एल दिया हुआ है, और डी स्क्वायर नीचे हो जाएगा। तो ये हो गया आपका चांदी वाला। अब क्या हमको निकालना है, शीशे का निकालना है। तो शीशे का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो रो जो है 30 रो है, यहाँ पे देखिए 30 गुना रो है, तो यहाँ पे 30 रो लिख दीजिए। लंबाई कितना है, तो लंबाई जो है L/3 है, तो यहाँ पे L/3 लिख दीजिए। और आपका डायमीटर भी क्या है दोस्तों, तो L/3 है, तो L/3 हो जाएगा। और चूंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ऊपर में क्या हो जाएगा, 10 से कट जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या हो गया, तो ऊपर में हो जाएगा क्या दोस्तों, इसको अगर देखेंगे तो ऊपर हो जाएगा 30 इंटू, सॉरी 30 हो गया नहीं, 10, ऊपर में क्या हो जाएगा 10 गुना रो गुना एल, और नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, तो D²/9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, D²/9। और ऊपर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, D²/9 जो है ऊपर जाकर 9 ऊपर चला जाएगा, तो ρL/9, ρL/D² हो जाएगा दोस्तों, 9 नहीं होगा, D² हो जाएगा। ठीक है, सब जगह क्या है, ये वाला साइन है, क्या है, ये वाला साइन। ठीक है, इसके बाद कैलकुलेशन किया तो ये आ गया, तो ऊपर क्या आ गया, 90 गुना। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं, तो 90 गुना हो जाएगा ρL/D²। ठीक है, ρL/ क्या हो जाएगा, D²। तो देखिए दोस्तों, ρL/D² जो है यहाँ पे भी था, और ρL/D² यहाँ पे भी है। ठीक है, तो चांदी का जितना भी था, चांदी का जितना भी था उससे कितना ज़्यादा आ रहा है, तो 90 गुना आ रहा है, 90 गुना ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, 90 गुना ज़्यादा आ रहा है, किसका, तो शीशे का। तो ये ध्यान में रखना है। क्वेश्चन क्या पूछा है एक बार देख लेते हैं। हाँ, तो बोला है सिल्वर का जो है प्रतिरोध का मान 1 ओम है। ठीक है, सिल्वर का प्रतिरोध का मान कितना है दोस्तों, तो 1 ओम है, तभी इसका मान निकालना है। ठीक है, तो इसका मान कितना है, 1 ओम है, तो 90 गुना 1 करना है, तो क्या हो जाएगा, 90 ओम हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ में आया होगा। ठीक है, मैंने समझाने के लिए किया है, इसलिए आपको क्या होगा, थोड़ा बड़ा दिख रहा है, लेकिन आपको समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। लेकिन है बड़ा छोटा, बड़ा ही सिंपल। उत्तर क्या होगा इसका, तो 90 ओम हो जाएगा। चलिए, इस क्वेश्चन को जिसने बनाया होगा मानता हूँ कि आपने अच्छे से तैयारी कर रखी है, आपका जो है मैथमेटिक्स भी ठीक है, आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन हार्ड नहीं है, लेकिन अगर आप बना पा रहे हैं शुरू शुरू में तो समझिए कि आपका जो प्रैक्टिस ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, फार्मूला बताया था उस पर आ गया है। बोल रहे हैं कि 90 डिग्री तापमान पे एक कुंडली का प्रतिरोध है 100 ओम। क्या है, 100 ओम। कितना पे, तो 90 डिग्री तापमान पे। ठीक है, वैसे ही 100 डिग्री तापमान पे, 100 डिग्री तापमान पे इसका प्रतिरोध कितना हो जाता है, 101 ओम हो जाता है। तो 90 डिग्री ताप पर, 90 डिग्री ताप पर आपको तार का ताप गुणांक निकालना है, यानी कि अल्फा निकालना है। अब देखिए फार्मूला कैसे है, फार्मूला को क्या बताया गया था वो ध्यान में लाइए। तो RT = R0 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, T - T0। अगर आपको फार्मूला याद है तो इस तरह क्वेश्चन जो है बनना ही बनना है दोस्तों। ठीक है, अगर आपको फार्मूला याद है तो इस तरह क्वेश्चन क्या है, बनना ही बनना है। इस पूरा गेम जो है क्या चीज़ पे है, फार्मूला पे है। पूरा गेम क्या चीज़ पे है, तो फार्मूला पे है दोस्तों। चलिए, तो यहाँ पे टी तापमान क्या हो जाएगा, देखिए तापमान सबको अलग अलग डिफाइन कर दीजिए। तो टी तापमान हो जाएगा ज़्यादा वाला 100 डिग्री हो जाएगा। T0 कितना हो जाएगा, T0 आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, R0 आपका क्या हो जाएगा, तो 90 डिग्री पे तापमान का मान कितना है, 100 है। और RT कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 100 डिग्री पे तापमान का मान कितना है, 101 है, तो RT हो जाएगा 101। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे रख दीजिए, फटाफट आंसर आ जाएगा। कैसे होगा, आप देखिए, RT का मान दे दिया 101, R0 का मान 100, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे अल्फा हो गया, दोनों का घटा दीजिए, कितना जाएगा तापमान का अंतर, तो 10 डिग्री है। ठीक है, 10 डिग्री है। 100 को घटाइएगा 90 से तो कितना आ जाएगा, 10 डिग्री आ जाएगा तापमान में अंतर। कितना आ जाएगा, 10 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा दोस्तों, 10, क्या हो जाएगा 10। अभी 100 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 101/100 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 1.01। इधर क्या आ जाएगा, 1 प्लस 10 गुने अल्फा, यही होगा। अब 10 अल्फा इधर रखिए, ये वाला कहाँ चला जाएगा, उधर जाकर घट जाएगा। ठीक है, तो एक ये हो जाएगा, यानी कि 0.01 हो जाएगा। ये क्या है, ये 10 अल्फा है, तो अल्फा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो एक और 10 आ जाएगा, यानी कि 0.001 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0.001।
कौन सा ऑप्शन आप लोग बताइए, कौन सा ऑप्शन आप लोग बताइए भाई? ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आएगा। ये फार्मूला ध्यान रखिएगा तो ये क्वेश्चन जो है आराम से बनेगा। क्वेश्चन क्या हो जाएगा? आराम से बनेगा। चलिए, तो कुछ क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिया। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम लोग कैसे बढ़ते हैं दोस्तों? अब हम लोग बढ़ेंगे आगे की ओर। और हम लोग क्या सीखने वाले हैं? अब हम लोग सीखने वाले हैं कि प्रतिरोध का अगर बैंड दे दिया है, प्रतिरोध में आपको दिखाया ना कि बैंड दिया हुआ रहता है, तो उसको देख करके हम लोग कैसे बताएं कि प्रतिरोध का जो मान है क्या है? इसको बोलते हैं कलर कोडिंग। क्या बोलते हैं? कलर कोडिंग। तो कलर देख करके हम लोग कैसे बताएं कि प्रतिरोध का मान क्या है? तो कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर, मतलब प्रतिरोध का कलर कोडिंग के हिसाब से हम लोग कैसे बता सकते हैं कि उसका मान क्या क्या होगा? ठीक है, कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है, देखिए प्रतिरोध का कलर कोडिंग कैसे होता है। देखिए दोस्तों, प्रतिरोध जो आपको बताए थे पहला स्लाइड में कि इस प्रकार से दिखता है। इसमें क्या होते हैं? कलर कोडिंग किए हुए रहते हैं। तो यहाँ पे कितना दिख रहा है, कितना बैंड दिख रहा है कलर का? तो आप बोलेंगे सर 4 को हमको बैंड दिख रहा है। कौन कौन? तो देखिए, पहला बैंड ये हो गया, दूसरा बैंड ये हो गया, तीसरा बैंड ये हो गया, चौथा ये हो गया। सबका अलग अलग कलर है, सबका अलग अलग कलर है। ठीक है, तो अभी कौन सा दिख रहे हैं? तो 4 बैंड वाला दिख रहे हैं। कितना बैंड? तो 4 बैंड। इसमें होता क्या है देखिए, तो पहला जो बैंड है, पहला जो कलर है, लेफ्ट से हम लोग देख रहे हैं, इधर से इधर लेफ्ट हो गया, इधर क्या हो गया? राइट हो गया। इधर हो गया बायां, इधर हो गया दायां, इधर हो गया बायां, इधर क्या हो गया? दायां। तो लेफ्ट से हम लोग बात कर रहे हैं। लेफ्ट से अगर हम लोग पहला बैंड देखेंगे, वो क्या दर्शाता है? तो पहला डिजिट दिखाता है, पहला डिजिट दिखाता है। ठीक है, मान लीजिए इसका मान हो गया 5, एग्जाम्पल के लिए बोल दिए 5। ठीक है, तो पहला जो होगा मान ना, वो एक डिजिट दिखाएगा। दूसरा मान क्या है? तो दूसरा मान जो है, दूसरा बैंड जो है वो भी एक डिजिट दिखाएगा, मान लीजिए कि 4। ठीक है, और तीसरा बैंड का जो मान होगा ना, वो क्या दिखाएगा? तो 10 टू दी पावर में जाएगा, गुना 10 टू दी पावर में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए 2। ठीक है, और जो लास्ट वाला बैंड है वो क्या दिखाएगा? टॉलरेंस दिखाएगा, मतलब कितना परसेंट टॉलरेंस है, कितना परसेंट ईरर है, इस तरह का बोल सकते हैं। तो ये मान लीजिए कि 10% हो गया। क्या हो गया? मान लीजिए 10% हो गया। तो इस तरीके से कुछ दिखेगा। ठीक है, तो पहला बैंड क्या दिखाएगा? तो पहला डिजिट दिखाएगा। दूसरा बैंड क्या दिखाएगा? तो दूसरा डिजिट दिखाएगा। तीसरा बैंड क्या दिखाएगा? तो 10 टू दी पावर में जो आएगा वो दिखाएगा। और चौथा बैंड क्या दिखाएगा? तो टॉलरेंस दिखाएगा, कितना परसेंट ईरर होगा, 10% की, 5% की, 1%, उस टाइप का दिखाएगा। तो इस तरीके से कुछ दिखेगा आपको। जब इसका प्रतिरोध का मान निकालिएगा ना, तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा। ठीक है, ये हम ऐसे ही कर दिए हैं। ठीक है, 5 4 2 ऐसे ही लिख दिए हैं समझाने के लिए, आपको एग्जैक्ट वो वैल्यू होगा नहीं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा। 4 को बैंड है तो पहला डिजिट क्या दिखाएगा? पहला बैंड क्या दिखाएगा? तो पहला डिजिट दिखाएगा। दूसरा बैंड दूसरा डिजिट दिखाएगा। तीसरा बैंड जो है 10 टू द पावर में क्या आएगा? वो दिखाएगा। ठीक है, और चौथा डिजिट क्या दिखाएगा? तो टॉलरेंस दिखाएगा। ठीक है, तो ये आपको लिखे हुए हैं यहाँ पे, हमको कैसे समझाएंगे। तो आपको क्या याद रखना है? आपको क्या याद रखना है वो लिख देते हैं नीचे में, उसके बाद आपको ध्यान में क्या रखना है। देखिए, आपको ध्यान में ये रखना है, क्या ध्यान में रखना है कि बीबी रॉय, ठीक है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड ए वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ। तो इसको किस प्रकार से याद करना है, इस चीज़ को किस प्रकार से याद करना है, उसी का यहाँ पे बताया गया। अभी जो बताया ना, उसी को यहाँ पे बताएं कैसे। देखिए, क्या है? बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ। ठीक है, तो आपको बी हो गया, बी हो गया, आर हो गया, ओ हो गया, वाई हो गया। ठीक है, इसको इग्नोर कर दीजिए, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए लिया गया है। फिर जी हो गया, बी हो गया। ठीक है, फिर आपको क्या हो गया? इसको भूल जाइए, फिर वेरी गुड वाइफ। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो जो जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऑफ को हटा सकते हैं, हेड ए को हटा सकते हैं, बाकी सब क्या है? पहला डिजिट सबको ध्यान देना है। ठीक है, रॉय में तो सब हो जाएगा इंपॉर्टेंट, ग्रेट में जी, ब्रिटेन में बी, यहाँ पे वेरी, यहाँ पे गुड, यहाँ पे वाइफ। तो ये आपको शॉर्टकट है याद करने का। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? अब देखिए क्या करना है। तो सबसे पहले जो बी है,
हमको क्या ध्यान रखना है कि ये पूरा जो है ऑर्डर किस प्रकार से किस प्रकार जा रहा है, तो ब्लैक से व्हाइट की हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, ब्लैक, लास्ट वाला क्या हो जाएगा, व्हाइट, लास्ट वाला क्या हो जाएगा, व्हाइट। ठीक है, तो ब्लैक से व्हाइट की हो जा रहा है, तो पहला वाला ब्लैक, लास्ट वाला व्हाइट। अब व्हाइट के बगल में क्या होता है भाई, तो हमारा जो बाल है या फिर हम लोग का बाल जो होता है कभी कभी क्या हो जाता है, ग्रे हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि बाल जो है सफ़ेद हो गया है, तो ग्रे हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रे। ठीक है, ठीक है, ये वाला हो जाएगा ब्राउन, फिर ये हो जाएगा रेड, और हो जाएगा रेड, ये हो जाएगा वो जो है ऑरेंज हो जाएगा, संतरा। फिर वाई क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा दोस्तों। ये क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, हरा हो जाएगा। ये बी क्या हो जाएगा, तो ब्लू हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, वायलेट हो जाएगा। सबको समझ में आ गया? ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले लिख देना है बी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ। ठीक है, तो बी बी क्या हो जाएगा, बी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ। यहाँ तक समझ में आ गया? सब स्टार्ट कहाँ से होगा, ब्लैक से होगा, लास्ट कहाँ पे होगा, तो वाइट पे होगा। ठीक है, ब्लैक से वाइट का सफ़र है, ब्लैक से वाइट का सफ़र है, तो ये जो लास्ट वाला जी है वो क्या होगा, ग्रे होगा। ठीक है, कहीं ऐसा ना होगा आप ग्रीन और ग्रे में कंफ्यूज कर जाए, उसी के लिए हम बता रहे हैं। तो लास्ट वाला जो जी है वो क्या हो जाएगा, ग्रे, क्योंकि आपको पता है जो हमारा बाल होता है सफ़ेद, उसको क्या बोलते हैं, ग्रे बोलते हैं, ग्रे कलर का बोलते हैं। ठीक है, तो सफ़ेद के आसपास होता है, तो ग्रे क्या हो जाएगा, सफ़ेद के आसपास होगा। ठीक है, फिर आपका सबसे पहले हो जाएगा ब्लैक, फिर हो जाएगा ब्राउन, फिर आपका रेड, फिर ऑरेंज, येलो, ग्रीन, फिर यहाँ पे एक ब्लू आ जाएगा। ठीक है, तो पहला तो ब्लैक है, दूसरा ब्राउन है, ब्लू थोड़ा बाद में आएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा, उम्मीद कर रहा हूँ कि सबको समझ में आ गया होगा। अब क्या ध्यान में रखना है, अब ध्यान में क्या रखना है, यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, शुरू से करना है गिनती, 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो सबको एक नंबर दे दिया गया, ब्लैक को 0 और वाइट को 9, ब्लैक को 0 वाइट को 9। ठीक है, ठीक है, ब्लैक को 0 वाइट को 9, इस तरीक़े से आपको दिया गया है। ठीक है, इसके साथ आपको क्या याद रखना है, इसके साथ आपको क्या याद रखना है भाई, एक बार देख लेते हैं। तो गोल्ड और सिल्वर के बारे में भी याद रखना है। ठीक है, गोल्ड और सिल्वर के बारे में भी याद रखना है। तो एक गोल्ड हो गया, ठीक है, गोल्ड हो गया, सिल्वर एक होता है गोल्ड, एक सिल्वर होता है। ठीक है, तो गोल्ड जब भी आएगा ना आपको लास्ट में, अगर गोल्ड आता है तो आपको इरर कितना दिखेगा या फिर टॉलरेंस लिमिट कितना दिखेगा, तो 5% दिखता है। कितना, 5% आपको टॉलरेंस लिमिट दिखेगा जब भी आपको गोल्ड आएगा अंतिम में। सिल्वर आएगा तो कितना परसेंट दिखेगा, तो 10% आपको टॉलरेंस लिमिट दिखेगा। कितना परसेंट, 10%। ठीक है, 10%। ठीक है, और क्या ध्यान रखना है, जब गोल्ड आपको मल्टीप्लायर में आ जाएगा, गोल्ड अगर आपको मल्टीप्लायर में आ गया तो क्या हो जाएगा, 0.1 से गुना कर देना है। ठीक है, अगर सिल्वर मल्टीप्लायर में आ गया तो 0.01 से गुना कर देना है। इतना ही आपको ध्यान रखना है, बस खेल खत्म हो गया। ठीक है, फिर से रिवीजन करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आपको मज़ा आएगा। ठीक है, तो क्या करना है, पहले बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ कर लेना है। ठीक है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ कर लेना है। और क्या करना है, सब में एक गिनती दे देना है, 0 1 2 3 4, इस तरह से काउंटिंग लगातार कर देना है। उसके बाद गोल्ड एक लिख दीजिए, गोल्ड का 5% इरर और सिल्वर का 10% इरर। ठीक है, फिर गोल्ड जब मल्टीप्लायर में आ जाए तो क्या हो जाएगा, 0.1 से गुना करना है, अगर सिल्वर मल्टीप्लायर में आ जाए तो 0.01 से गुना करना है। इतना ही करना है बस। ठीक है, ठीक है, ये सब का ज़रूरत कभी कमी पड़ता है, लेकिन ये वाला ज़रूरत जो बहुत ज़्यादा पड़ता है, और ये वाला ज़रूरत तो पड़ते ही रहता है। ठीक है, चलिए करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें। तो आइए प्रैक्टिस अब करेंगे। इसके पहले प्रैक्टिस करें, देखिए यहाँ पे तो आंसर दिया हुआ है, यहाँ पे तो आंसर दिया हुआ है, तो इसको आंसर क्या करते हैं हम लोग, ढक देते हैं। ठीक है, ताकि आप लोग क्या कर सकें, बढ़िया से आप लोग प्रयास कर सकें, क्या कर सकें, बढ़िया से आप लोग प्रयास कर सकें। तो आंसर को हम दिए हैं झाक, अभी जो आंसर आएगा वही आपको देखा जाएगा कि हम लोग सही बनाए कि नहीं बना पाए। अब देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे 4 बैंड दिया हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, तो पहला क्या है, तो पहला आपको पता है कि पहला जो है पहला डिजिट को दिखाता है, दूसरा क्या है, दूसरा डिजिट को दिखाता है, और तीसरा क्या है, तीसरा 10 टू दी पावर में कुछ आता है, और चौथा क्या है, प्लस और माइनस कुछ इरर का परसेंटेज आता है।
ठीक है, एरर का परसेंटेज आता है। तो पहला कलर तो हमको दिख गया क्या, पहला कलर हमको क्या दिख गया, येलो है, क्या है, येलो है। दूसरा क्या है भाई, दूसरा क्या है, तो दूसरा आपको दिख रहा है कि वॉयलेट है, क्या है, वॉयलेट है। तीसरा क्या है, तीसरा आपको दिख रहा है रेड है। लास्ट वाला क्या है, लास्ट वाला दिख रहा है सोना है, क्या है, सोना, यानी कि गोल्ड है। ठीक है, अब देखिए बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन आप लिख दिए हैं यहाँ पे हम आपके लिए। ठीक है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ। यहाँ पे एक बार नंबरिंग आप कर लीजिए, नंबरिंग क्या कीजिए आप कर लीजिए। देखिए 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ठीक है, ग्रेट में हो जाएगा आपका 5, ये हो गया आपका बी हो गया 6, ठीक है, फिर ये हो गया 7, फिर ये हो गया 8, ये हो गया 9। समझ में आ रहा है। ठीक है, पहला वाला बी क्या है, तो पहला वाला बी आपका क्या है, तो ब्लैक है, पहला बी आपका ब्लैक है। दूसरा वाला बी क्या है, तो ब्राउन है। ठीक है, फिर आपको समझ में आ रहा है कि रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, येलो हो गया। फिर ये वाला जी क्या है, तो ये वाला जी है जो ग्रीन है। ठीक है, ये वाला ब्लू क्या है भाई, छठा नंबर वाला ब्लू क्या है दोस्तों, बी क्या है, तो ब्लू है दोस्तों, क्या है, बी ब्लू है, क्या है, बी ये ब्लू ब्लू है। फिर देखिए वी क्या है, तो वॉयलेट है। जी क्या है, तो ये ग्रे है। लास्ट वाला जी क्या है, तो ग्रे है। और फिर आपका तो है वाइट। यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब पहला वाला क्या है, येलो है। येलो को कौन सा संख्या दिया हुआ है, तो 4 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है येलो को। येलो क्या दिया हुआ है, 4। येलो क्या दिया हुआ है, तो 4। क्या दिया हुआ है, तो 4। तो आपको यहाँ पे लिखना है क्या, 4, क्योंकि पहला डिजिट आपको क्या दिखाता है, पहला बैंड आपको डिजिट दिखाता है, तो 4 हो गया। वैसे ही वॉयलेट क्या है, वॉयलेट, वॉयलेट को दिया हुआ क्या, 7। वॉयलेट को दिया हुआ 7, तो जो दूसरा बैंड भी क्या दिखाता है, डिजिट दिखाता है। अब तीसरा जो आएगा कहाँ जाएगा, 10 टू दी के पावर में जाएगा, 10 के पावर में जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या है, रेड। रेड कहाँ पे है भाई, तो रेड को कौन सा संख्या दिया हुआ है, तो 2 दिया हुआ है। रेड को क्या दिया हुआ है, तो 2 दिया हुआ है। दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, रेड को 2 दिया हुआ है, तो 10 टू दी पावर 2 हो जाएगा। क्या जाएगा, 10 टू दी पावर 2। अब जो है लास्ट वाला क्या है, गोल्ड। क्या है, गोल्ड। आपको बताए थे गोल्ड में जो है कितना होता है, गोल्ड में जो है कितना टॉलरेंस होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है। गोल्ड में 5% और सिल्वर में 10%। तो गोल्ड में कितना परसेंट, 5%। तो आपको यही आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए 4700 हो जाएगा, 47, ऊपर में 10 टू द पावर 2, मतलब 100 से गुना करना है, प्लस और माइनस 5%, मतलब 4700 प्लस और माइनस 5% आपको आंसर हो जाएगा। ये आपका प्रतिरोध का मान आ गया। ठीक है, तो अब क्या हम हटाएं, अब हम क्या देखें कि हम सही बनाएं कि नहीं, आप लोग सही बनाएं कि नहीं, हम थोड़ी बनाए, आप ही लोग बनाए हैं इसको। देखिए तो 4700 प्लस और माइनस 5% आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है हम लोग का, बिल्कुल सही जवाब है। तो उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ में आ गया होगा अभी तक यहाँ तक। ठीक है, तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको इस तरीके से बना देना है। ठीक है, ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, तो आपको ये वाला जैसे ध्यान में रखना है, आपको बताए थे ये वाला, एक बार ध्यान में रखना है। बस आपको याद रखना है कि टॉलरेंस जो है सिल्वर के लिए क्या होगा और गोल्ड के लिए क्या होगा। ठीक है, सिल्वर के लिए क्या होगा और गोल्ड के लिए भी क्या होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो है फिर से रखा हुआ है। ठीक है, चलिए ये भी हट जाएगा, जब आप बना लेंगे तो हटा दिया जाएगा। तो फिर से देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको लिए नाम लिख दिए हैं। तो रेड है, रेड है, ऑरेंज है और फिर सिल्वर है। क्या कीजिए, फटाफट फटाफट क्या कीजिएगा, लिख लीजिए बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ। नंबरिंग देख लीजिए एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 तक आ रहा है गिनती, मतलब बिल्कुल सही किया आपने कैलकुलेशन। 0 से 9 तक काउंटिंग आना चाहिए। देखिए पहला डिजिट आपका डिजिट होगा, पहला बैंड आपका डिजिट होगा, दूसरा बैंड भी डिजिट होगा, तीसरा जो है 10 टू दी के पावर में आएगा, चौथा क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस टॉलरेंस लिमिट आएगा। ठीक है, टॉलरेंस लिमिट कुछ आने वाला है। ठीक है, चलिए तो पहला क्या है, रेड। तो रेड का कौन सा संख्या है यहाँ पे, 2। रेड का कौन सा संख्या है, 2। कोई दिक्कत यहाँ तक, रेड को कौन सा संख्या दिया गया है, तो 2 दिया गया है। कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई भी दिक्कत है यहाँ पे, उम्मीद करता हूँ कि नहीं होगा दिक्कत। तो रेड को दिया गया है 2, तो यहाँ पे लिख देना है 2। अगला क्या है, तो फिर से रेड, फिर से लिख देना है 2। ठीक है, अगला क्या है, अगला दिया है ऑरेंज। ऑरेंज का क्या है, तो 3 है। क्या है ऑरेंज का, 3, तो 10 टू दी पावर 3 हो जाएगा। फिर क्या है लास्ट में, सिल्वर। सिल्वर का परसेंटेज कितना एरर है, तो सिल्वर का होता है 10%। आपको याद रखना है सिल्वर का कितना होता है, 10%। तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। तभी उत्तर मिल गया होगा आपको, उत्तर आपको मिल गया होगा। एक बार देखते हैं क्या हमारा उत्तर सही है कि नहीं है, देखते हैं। ये हो गया 2200, सॉरी 22 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, प्लस और माइनस 10%, यानी कि 22,000
प्लस और माइनस 10% आपको प्रतिरोध का मान आना चाहिए। तो क्या आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल आप लोग तैयार हैं। तो देखिए, तो 22,000 प्लस और माइनस 10%, बिल्कुल सही जवाब। 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस हमने कर लिया। तीसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं या आप प्रैक्टिस करेंगे? बताइए। जैसे आप लोग बताएंगे तो हम सॉल्यूशन करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सबने अटेम्प्ट लिया है और अब मुझे बताना चाहिए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें बोल रहे हैं कि कार्बन कंपोजिशन के रजिस्टर बने हुए हैं, इसमें कलर बैंड है। कलर बैंड है कहाँ से कहाँ तक? लेफ्ट से राइट तक कलर बैंड बना हुआ है। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले बोल रहे हैं कि पहला वाला जो है ग्रीन है। ये क्या है? ग्रीन है। ध्यान रखना है क्या है, ये ग्रीन है। दूसरा वाला क्या है? ब्लैक है। तीसरा वाला क्या है? तो गोल्ड है। गोल्ड है, गोल्ड। चौथा वाला क्या है? तो सिल्वर है। क्या है? सिल्वर। चलिए, इसमें क्या करना है आपको? 4 को ऐसे बना लेना है। तीसरा आएगा यहाँ पे प्लस और माइनस परसेंटेज कुछ आएगा। सबसे पहले आपको सिल्वर को पकड़िए। सबसे पहले किसको पकड़िए? सिल्वर को। सिल्वर में कितना परसेंट होता है दोस्तों? इरर सिल्वर में 10%। कितना होता है परसेंटेज इरर? सिल्वर में 10%। सबसे पहले 10% है, वही होगा, मतलब ए होगा या फिर सी होगा। ए होगा या फिर सी होगा। पहला क्या है? पहला है ग्रीन। ग्रीन का कितना है भाई संख्या? एक बार देख लेते हैं। ग्रीन का संख्या कितना है एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ। ठीक है, और काउंटिंग कर लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और ग्रीन कहाँ पे है? तो ये वाला ग्रीन है, क्योंकि ये वाला जी क्या है? तो ग्रे है। ठीक है, ग्रे है। तो ग्रीन में क्या आपको दिख रहा है? 5। तो 5 तो बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्या है? अगला आपका क्या है? ब्लैक। तो ब्लैक आपको पता है पहला वाला ही ब्लैक होता है, तो ब्लैक हो गया आपका पहला वाला ही। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया क्या आपका? 0 हो गया। क्या हो गया? 0। अब आ गया क्या? गोल्ड। क्या आ गया? गोल्ड। गोल्ड जो है तीसरे स्थान पे आ गया। ठीक है, गोल्ड का आपको परसेंटेज इरर तो पता था कि 5% होता है, लेकिन ये तीसरे स्थान पे आ गया, तो उसके क्या करना है? उस केस के लिए क्या करना है दोस्तों? तो आपको बताया गया था, एक बार देख लेते हैं क्या दिया गया था। तो गोल्ड जब तीसरे से स्थान पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो उसको जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है क्या हो जाएगा? 10⁻⁻1 हो जाएगा, यानी कि 0.1 से गुना करना है। वही उस स्थान पर सिल्वर आ जाएगा तो 0.01 से गुना करना है, यानी कि 10⁻⁻1 से यहाँ पे गुना करना है आपको। ठीक है, तभी 0.01 आएगा, तो यहाँ पे 10⁻1 से आपको कर देना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो 50 गुना 10⁻⁻1 प्लस और माइनस 10%। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा 5 प्लस और माइनस 10%। तो उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। यही यहाँ पे अगर लास्ट वाले पे, यहाँ पे अगर सिल्वर होता तो क्या होता? यहाँ पे 10⁻⁻2 से गुना करना होता, ये ध्यान में रखते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन बनाने में कोई कमी नहीं करना है दोस्तों। यहाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आपको एग्जामिनेशन में क्या होगा? आसानी होगा। क्वेश्चन देखिए, 3 प्रतिरोधों के प्रतिरोध क्रमशः क्या है? 1:2:3 है दोस्तों। 1:2:3 है। यहाँ पर दिया है R1 रेशियो R2 रेशियो R3 क्या है? 1:2:3 है। ठीक है, तो इस तरीके का जब भी दिया रहे तो क्या करना है? एक को मान लीजिए कि R है, दूसरा को मान लीजिए 2R है, और तीसरा को मान लीजिए 3R। ठीक है, एक R मान लीजिए, एक 2R, एक 3R मान लीजिए। अब क्या करना है? और देखिए, बोल रहे हैं कि इन्हें जब समानांतर में संयोजित किया जाता है, सबको समानांतर में कर लीजिए। समानांतर में कैसे होगा? तो इस तरीके से होता है समानांतर में। ठीक है, आपको परीक्षा में डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी डायग्राम बनाते रहेंगे तो फार्मूला वगैरह क्या होगा? दिमाग में रहेगा। ठीक है, अभी प्रैक्टिस में ज़रूर बनाइएगा, परीक्षा में भी बनाइएगा। मैं तो कहूँगा कि आपको आसान पड़ेगा। आपको आर इक्विवेलेंट क्या हो जाता है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो आर है, सब आर का मान क्या है? अलग अलग है। यहाँ पे एक आर हो गया, ठीक है, एक आर हो गया, एक 2R है, एक 3R है, सबका मान अलग अलग है, तो शॉर्टकट यहाँ पे काम नहीं आएगा। यहाँ पे आपको क्या करना होगा? थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या होगा? करना होगा। तो फार्मूला क्या होता है? फार्मूला क्या होता है? तो आपको पता है कि आर इक्विवेलेंट होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यही होता है। तो कर दीजिए 1/R
+1/2r प्लस 1/3r, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा सिंपल सवाल है। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा दोस्तों, तो 6r आ जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 6 3 2, तो ये 9 हो गया, 2 11 हो गया, तो 1/r इक्वलेंट क्या हो गया दोस्तों, 11/6r। तो आर इक्वलेंट क्या आपको देखने को मिल रहा है, 6r/11, उल्टा कर देना है आर इक्वलेंट यहाँ पे। ठीक है, तो 6r/11 हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसका जो मान दे दिया है कि जब इस सबको क्या किए थे, जब सबको समानांतर संयोजित किए थे तो इसका मान क्या आ गया था दोस्तों, उसका मान क्या आ गया था, तो 60 ओम आ गया था। तो इसको क्या चीज करना है, इसको 60 ओम से बराबर करना है, मतलब आर इक्वलेंट बराबर बोल रहा है कि 60 ओम है। आर इक्वलेंट बराबर क्या है, 60 ओम है, यानी कि 6r/11 जो है कितना है, 60 ओम है। तो आर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो काट दीजिए, यहाँ पे 10 मतलब कट जाएगा, तो आर हो गया 110 ओम। क्या गया, आर हो गया 110 ओम। हम लोग क्या माने थे, एक माने थे आर, एक 2r, एक 3r, तो निकाल लेते हैं सबका मान। तो एक हो गया 110, एक हो गया 220, एक हो गया 330। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन में और क्या पूछा था, तो क्वेश्चन में पूछा था ये कि जब सबको श्रेणी में संयोजित किया जाएगा तो प्रभावी प्रतिरोध कितना होगा। आपको क्या पता है, श्रेणी वाला तो बड़ा आसान होता है सर, कैसे, सबको जोड़ना ही तो होता है। तो सबको श्रेणी में जोड़ दीजिए, सबको अगर श्रेणी में जोड़ दिए तो क्या करना है, सबको जोड़ देना है खाली, 110, 220 और 330। आर इक्वलेंट पूछा तो क्या करना है, चुपचाप जोड़ देना है, R1 + R2 + R3। तो 110 + 220 + 330 जोड़ने पे आएगा, अगर जोड़ देते हैं तो 660, क्या हो जाएगा 660 ओम। कौन सा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ सबको सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर आपको हमारा पढ़ाना समझ में आ रहा है और पसंद आ रहा है, ठीक है, तो हमारे चैनल जो है नालंदा एक्सप्रेस को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नालंदा गुरुकुल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। ये चैनल आप लोग को इसी तरह का वीडियो लाता रहेगा। बाकी अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखा है तो आप में पेशेंस लेवल बहुत ही अच्छा है, ये कंपटीशन के लिए आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखा है, और थैंक यू इस वीडियो को लगातार देखने के लिए। बाकी अगर आपको कोई वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, अपने मित्रगणों के साथ शेयर कीजिए जो कि इसी तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपके साथ तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय।